तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इंटरफेरेंस पूरा किया था। आज उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहला, इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस को मैंने कहा था ना आईएन से दिखा दूंगा मैं। ठीक है। इंटरफेरेंस में दो एम्पलीट्यूड्स, फोर यूनिट्स और ये वन यूनिट्स है। ठीक है। तो पहला तो आपको निकालना है कि उसमें ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम कितना होगा। नहीं, गलत कह रहा है। ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये 5/3 हो जाएगा ना, क्योंकि 4+1 अपॉन 4-1 क्यों, ये हो गया। दूसरा दूसरा तुम्हें आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालना था। तो ये बता, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। अबे उल्टा होगा, ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर होगा ना, ये होगा। ठीक। तो इसका मतलब ये 5/3 का स्क्वायर, तो 25/9 होगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगेन तुम्हें इंटरफेरेंस में आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, एल्फा दिया हुआ है। पहला पार्ट, तुम्हें ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम निकालना है। एक बात बताओ, ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम ये तो रूट एल्फा हो जाएगा ना। दूसरा, एक तुम्हें A1/A2 निकालना था। तो देखो, ये बता कि ये जो ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम था, ये एक्चुअल में A1+A2 अपॉन A1-A2 था। ये इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, A1/A2 +1 अपॉन A1/A2 -1 क्यों, ये हो गया। तो यहां से तुम A1/A2 फाइंड कर लो, बस हो गया। फाइंड A1/A2, और मेरे ख्याल से A1/A2 की वैल्यू शायद ये आएगी, देख लेना। रूट एल्फा +1 अपॉन रूट एल्फा -1। एक बार चेक कर लेना, शायद ये आएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। अब के ना, इंटरफ्रेंस में तीन कोहेरेंट सोर्सेस हैं।
3 के लिए तुम्हें याद होगा ना, मैंने बताया था कि 3 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा डायरेक्ट, तुम्हें प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। 3 कोहेरेंट सोर्सेस हैं। हाँ, और उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, वो मान लो A0, 2A0 एंड A0 है। और A0 के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I0 है। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में तुम्हें जो फेज डिफरेंस दिया हुआ है, वो 60 डिग्री दिया हुआ है। और इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है, वो λ/3 दिया हुआ है। तो तुम्हें नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है। A0, 2A0, A0, तीन एम्पलीट्यूड दिए हुए। A0 के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I0 दे रखी है। पहले दो में फेज डिफरेंस दिया हुआ है, और फर्स्ट और लास्ट में तुम्हें पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है। तो तुम्हें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कितनी होगी। ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ यार, गोपी तूने पहले ही बता, ये क्वेश्चन पहले से देखा है, पहले ही बता। तू इतना इंटेलिजेंट है, तू मैथ्स क्यों नहीं कर पाता, मेरी समझ में नहीं आता जो है। ये जो λ/3 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आएगा, हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री होगा, राइट। और एक चीज मैंने बताया था कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेक्टर मेथड से ऐड होता है, क्यों। फ्रॉम वेक्टर मेथड। अब सबसे पहले मैंने A0 एम्पलीट्यूड लगाया। हाँ। अब यहां से 60 डिग्री पे मुझे 2A0 लगाना है, क्यों। और यहां से फिर 120 डिग्री पे, ठीक है ना, यहां से 120 डिग्री पे मुझे A0 लगाना है, क्यों। ये A0 आ गया और ये एंगल 120 डिग्री आ गया, क्यों। अब सुनो, ये वाला A0 और ये वाला A0 120 डिग्री पे लगे हुए हैं। तो उनका रिजल्टेंट ऑब्वियस ही बात है A0 ही आएगा, और वो सेंटर से पास होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया वो आ गया A0, और ये सेंटर से पास हो गया। अब ये A0 और ये 2A0, ये मिलके तुम्हें कितना दे देंगे, नेट कितना दे देंगे। नेट 3A0 दे देंगे, क्यों। नेट आ जाएगा 3A0। तो ऑब्वियस ही बात है एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो गया, क्यों। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A² से इंटेंसिटी फिर 9 टाइम्स हो जाएगी, बस हो गया। तो बेसिक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर इंटरफ्रेंस में तुम्हारे पास दो एम्पलीट्यूड्स हैं, तो फिर तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2। लेकिन अगर दो से ज्यादा हैं, तो फिर आपको प्रॉपर वेक्टर मेथड यूज करनी पड़ेगी,
लेकिन सबसे पहले एम्पलीट्यूड वेक्टर मेथड से ऐड होंगे, उसके बाद आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से, फिर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करोगे कितनी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं बीट्स में। एक तो पहले पुरानी बात वो करवा देता हूँ, इनकोहेरेंट होने चाहिए। क्यों? सोर्सेस इनकोहेरेंट होने चाहिए। इनकोहेरेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टी, ये डिफरेंट होने चाहिए। तीसरा, अब तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, ये फंक्शन ऑफ फाई होता था। क्यों नहीं है? ये हमने किया था कि फंक्शन ऑफ फाई होता था। तो अब आप ये बताओ कि ये जो फाई है ये वेरी कर रहा है। क्यों? इसका मतलब यहां से जो इंटेंसिटी होगी ये भी फिर ऑसिलेट करेगी। क्यों? ऑसिलेट्स बिटवीन आई मैक्स एंड आई मिनिमम। लग रहा होगा ना, लॉजिक लग रहा होगा। क्यों? ये हो गया। अब चौथी बात सुनो, एक वर्ड यहां पे आएगा बीट टाइम पीरियड। दो मैक्सिमाज और दो मिनिमाज के बीच का जो इंटरवल होगा, ठीक है। एक सेकंड बेटा। दो मैक्सिमाज और दो मिनिमाज के बीच का जो इंटरवल होगा उसको हम कहते हैं बीट टाइम पीरियड। ठीक। ये ऋतु थोड़ा ज्यादा आवाज कर रही है, इसको बोलते। ऋतु थोड़ा आवाज कर रही है ज्यादा, इसको बोलते जरा। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमाज एंड मिनिमाज, ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमाज ऑब्लिक मिनिमाज, इसको हम कहते हैं बीट टाइम पीरियड। समझ में आ गया गोपी? जैसे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में वेरी करेगी। ठीक। तो दो मैक्सिमाज और दो मिनिमाज के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम क्या कहेंगे? बीट टाइम पीरियड कहेंगे। और मैक्सिमा तुम्हें कब मिलेगा जरा बता जो है, जब दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। क्यों? नहीं बता, दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। और मिनिमास तुम्हें कब मिलेंगे? जब दोनों के दोनों अपोजिट फेज में होंगे। क्यों? अपोजिट फेज में। फिफ्थ, अब इसी टाइप से एक बीट फ्रीक्वेंसी भी होती है। बीट फ्रीक्वेंसी, एफ बी। तो ये समझ में आ ही रहा होगा कि एफ बी की वैल्यू पहली बात तो 1/TB होगी।
क्यों? और ये 1 सेकंड में तुम्हें कितने मैक्सिमाज या कितने मिनिमाज होंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? नंबर ऑफ मैक्सिमाज, नंबर ऑफ मैक्सिमाज ऑब्लिक मिनिमाज। इन 1 सेकंड। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 6 पॉइंट। अब जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो F1 डिफरेंस F2 होती है, ध्यान रखना। सेवंथ। अभी इसको प्रूव करूंगा, F1 डिफरेंस F2 को प्रूव करूंगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो बीट टाइम पीरियड होगा फिर वो 1/F1 डिफरेंस F2 होगा। और क्वेश्चंस के लिए मैं एक पॉइंट और नोट कर दे रहा हूं तुम्हें, कि अगर कोई भी ना ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर इसमें कोई भी चीज तुम लोड कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर वैक्स लोड कर देते हो, तो ट्यूनिंग फॉर्क की ना फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है बेटा जो है। और अगर उसको तुम फाइल कर देते हो, घिस देना, फाइल कर दिया आपने, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। थ्योरी केवल इतनी है बस, हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल करवाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा, उसी में प्रूफ भी करवा दूंगा। एक बार दोबारा सुन लो। बीट्स में इनकोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टाइम पीरियड डिफरेंट होने चाहिए। सिग्नल आ रहा है? सिग्नल आ रहा है गोपी? ठीक। फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टाइम पीरियड क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो फाई का फंक्शन होती है, और इनकोहेरेंट सोर्सेस में फाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी वेरी करेगी या ऑसिलेट करेगी किस किस के बीच में? मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। और दो मैक्सिमाज या दो मिनिमाज के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम बीट टाइम पीरियड कहेंगे। और 1 सेकंड में जितने मैक्सिमाज या जितने मिनिमाज तुम्हें मिलेंगे उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और वो दोनों फ्रीक्वेंसीज का क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक। और एक चीज मैंने और बताई कि मैक्सिमाज का मतलब जब दोनों के दोनों सेम फेज में है, और मिनिमाज का मतलब जब दोनों के दोनों क्या है? अपोजिट फेज में। इतना मैंने बताया। और ट्यूनिंग फॉर्क की मैंने प्रॉपर्टी ये बताई कि अगर तुम उसमें कोई चीज लोड कर दोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर उसको फाइल कर दोगे, घिस दोगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो यही है कि इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। देख, लेट, मान ले F1 F2 से बड़ा है। इसका मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 से बड़ा है। सपोज कर T = 0 पे वो सेम फेज में है, या मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इसका मतलब उनके फेज एंगल सेम है, बता। बता, क्लियर है कि नहीं है?
अगर t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके फेज एंगल सेम है। ठीक, अब उसके बाद t इक्वल टू टीबी में वो फिर से मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। बता, टी इक्वल टू टीबी में दोबारा से मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बता जो है। ठीक, तो इसका मतलब उनके फेज एंगल अगेन सेम है। अब ध्यान से देखना, एक्चुअल में फेज एंगल भी क्या होता है, वो एंगल की तरह रोटेट करता है ना। जैसे तू ये देख कि मान ले ये यहाँ पे था और दूसरा भी यहाँ पे था। हाँ, ध्यान से देखना बेटा जो है, ये टी इक्वल टू 0 पे है, ये सेम फेज में है। अब ये घूम रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अगर दोनों के ओमेगा सेम रहे होते तो वो हमेशा सेम फेज में होते ना। बता, अगर दोनों के ओमेगा सेम रहे होते तो हमेशा सेम फेज में होते, और दोनों के ओमेगा सेम रहे होते तो इसका मतलब वो कोहेरेंट रहे होते और वो हमेशा सेम फेज में होते। इसका मतलब हमेशा मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे होते। बता, नहीं, हमेशा मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे होते। लेकिन यहां पे क्या है कि दोनों के ओमेगा डिफरेंट हैं, तो उनमें फेज डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा ना। जैसे अभी वो सेम फेज में है, कुछ टाइम के बाद पता लगा फेज डिफरेंस 1 डिग्री हो गया, फिर 2 डिग्री हो गया, एंड सो ऑन। बता क्लियर है कि नहीं है? बता क्लियर है ना। ठीक, अब मेरे को ये बता कि इतने के बाद वो उनके फेज एंगल फिर से सेम हो गए, तो इसका मतलब जो फास्ट घूम रहा है उसको स्लो वाले से 360 डिग्री एंगल एक्स्ट्रा घूमना पड़ेगा। बता, मान ले स्लो वाला 10 डिग्री घूमा और तब तक फास्ट वाला 370 डिग्री घूम गया, मान ले। समझ में आ रहा है? स्लो वाला मान ले 10 डिग्री घूमा और फास्ट वाला 370 डिग्री घूम गया, तो वो दोबारा से सेम फेज में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बता जो है। ठीक, तो इसका मतलब इस टाइम पीरियड में थीटा 1 ये होना चाहिए थीटा 2 + 2 पाई। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, बता जो है। थीटा 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा 2 + 2 पाई होना चाहिए। ठीक, अब थीटा 1 कितना होता देख, थीटा 1 होता ओमेगा 1 इंटू बीट टाइम पीरियड, और थीटा 2 कितना होता ओमेगा 2 इंटू बीट टाइम पीरियड +2 पाई। अब यहां पे बीट टाइम पीरियड को तुम लोग 1/बीट फ्रीक्वेंसी लिख देना, और ओमेगा को लिख देना 2 पाई f1, और ओमेगा 2 को लिख देना 2 पाई f2। और यहां से देखना 2 पाई और 2 पाई हो गया कैंसिल। ठीक, तो अब तुम अगर बीट फ्रीक्वेंसी देखोगे ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी फिर f1 - f2 आ जाएगी। गोपी समझ में आई बात, नहीं आई बेटा, ये बता। समझ में आ गई? एक बार दोबारा सुन लो। टी इक्वल टू 0 में मान लो दोनों के दोनों सेम फेज में, इसका मतलब मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ओमेगा सेम रही होती, इसका मतलब कोहेरेंट रहे होते, तो फिर उनके फेज एंगल हमेशा सेम रहते। इसका मतलब उस जगह पे वो हमेशा मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे होते। लेकिन ओमेगा डिफरेंट है, और हम ये कह रहे हैं कि बीट टाइम पीरियड के बाद वो फिर से मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से सेम एंगल पे आ जा रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब जो फास्ट घूम रहा है वो स्लो घूमने वाले से 2 पाई या 360 डिग्री एक्स्ट्रा घूम जाए बीट टाइम पीरियड के बाद। तो इसका मतलब थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 + 2 पाई हो जाए,
और θ1 को मैंने लिख लिया ω1 इंटू बीट टाइम पीरियड, और θ2 को मैंने लिख लिया ω2 इंटू बीट टाइम पीरियड, और यहाँ पे बीट टाइम पीरियड को लिख लिया 1/बीट फ्रीक्वेंसी, और ω1 को लिख लिया 2πf1, और ω2 को लिख लिया 2πf2। तो वहां से आ गया ये। ठीक, अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ना दो पेंडुलम दिए थे, और उनकी लेंथ कुछ भी कह लो, मान लो L1 और L2 दे रखी थी, और लेट L1 इक्वल टू ग्रेटर देन L2 है मान लो। अब t इक्वल टू 0 पे दोनों को ना एक्सट्रीम पोजिशन से छोड़ा, both released from extreme position। आपसे कहता है आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस, आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ L1 they are again, they are again at same extreme positions। देख, ये बता कि t इक्वल टू 0 पे दोनों को एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा, तो एक तरीके से वो सेम फेज में थे ना। हाँ, इसका मतलब एक तरीके से मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे थे, क्यों? क्लियर हो गया? अब वो कहता है अगेन सेम एक्सट्रीम पोजीशन में, तो अगेन सेम एक्सट्रीम पोजीशन में जो टाइम लगेगा वो बीट टाइम पीरियड के बाद होगा, इक्वल होगा। बता बता, अगर इससे कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम चीज होगी कि नहीं होगी? बता जो है गोपी। अगेन वो जो है क्या होंगे बता जो है, बीट टाइम पीरियड के बाद होंगे। लेकिन इतने टाइम पे वो कहता है कि L1 ने कितने ऑसिलेशन पूरे कर लिए होंगे। तो ये बता कि जो N1 के ऑसिलेशन होंगे, N, वो T अपॉन T1 होगा या नहीं होगा? बता। नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया बीट टाइम पीरियड अपॉन T1, और यहाँ पे जो T1 होगा वो 2π√L1/G होगा। अब बीट टाइम पीरियड पे आ जाते हैं। देख, 1 की लेंथ ज्यादा है, अब हुआ सही? अब हुआ सही? अब सही हुआ?
अब कैसा है गोपी? क्लियर है ना? तो ये समझ में आया बता जो है कि वन के जो ऑसिलेशंस होंगे वो कितने होंगे? जो टाइम लगा अपॉन T1, इसका मतलब बीट टाइम पीरियड अपॉन T1, और T1 मैंने बताया था कि 2π√L1/G होगा। अब जरा बीट टाइम पीरियड में आते हैं, ध्यान से देखना बेटा जी। पहली बात तो ये 1/बीट फ्रीक्वेंसी होगी। अब देख, वन की लेंथ ज्यादा थी तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा रहा होगा ना, बिकॉज 2π√L/G होता है। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम रही होगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ये बता गोपी? वन की लेंथ ज्यादा थी तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड ज्यादा रहा होगा, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी? कम रही होगी। तो यहाँ पे जो बीट टाइम ये रखोगे, बीट फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल में ना F2 - F1 होगी। ये ध्यान रखना, समझ गए ना? F2 - F1 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे जो F2 होगा, इसको फिर लिखोगे 1/2π √G/L2। क्यों? और इसी टाइप से F1 को लिखोगे 1/2π√G/L1। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि t = 0 पे दोनों के दोनों पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन में थे। इसका मतलब मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे थे या सेम फेज में थे। तुमसे कहता है कि L1 के कितने ऑसिलेशंस के बाद वो दोबारा से उसी एक्सट्रीम पोजीशन में आ जाएंगे। इसका मतलब दोबारा से सेम फेज में आ जाएंगे। और अभी हमने पढ़ा कि बीट टाइम पीरियड के बाद ऐसा होता है। अब ये पूछा था कि उसमें वन के कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बीट टाइम पीरियड को अगर वन के टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं तो उसके उतने ऑसिलेशंस हो जाएंगे। और एक चीज मैंने और बताई कि यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 - F1 होगी। रीजन बीइंग कि वन की लेंथ ज्यादा थी, तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी? कम होगी। गोपी समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? गोपी, सिग्नल आ रहे हैं? ठीक है, एक और एग्जांपल। आपके ना तुम्हें तीन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। F1 दे रखा है 300 हर्ट्ज, F2 दे रखा है 301 हर्ट्ज, और F3 दे रखा है 302 हर्ट्ज। और इनका कंबाइंड तुम्हें बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कितनी होगी? अब वैसे इसका आंसर तो आता है 1 हर्ट्ज। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखो, ये बताओ कि 1 और 2 का जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है। इसका मतलब बीट टाइम पीरियड वो 1 सेकेंड होगा ना। इसी टाइप से 2 और 3 का भी सेम होगा। लेकिन 1 और 3 का अगर देखोगे तो इसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो तो 2 हर्ट्ज है, लेकिन जो बीट टाइम पीरियड है वो 0.5 सेकेंड है। पता क्लियर है ना? अब ध्यान से देखना।
मान ले t इक्वल टू 0 पे तीनों के तीनों सेम फेज में थे। मतलब मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे थे। अब मैं दो टाइम और ले लेता हूँ, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड में और t इक्वल टू 1 सेकेंड में। अब जरा देखना, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड में केवल 1 और 3 सेम फेज में होंगे। बता बता, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड में केवल कौन होंगे बता जो है, केवल 1 और 3। 1 और 3 ये सेम फेज में होंगे। लेकिन t इक्वल टू 1 पे क्या होंगे देख, 1 और 2 तो होंगे ही होंगे, 2 और 3 भी होंगे, और 1 और 3 ये सेकंड टाइम सेम फेज में होंगे। बता बता, क्लियर है या नहीं है बता जो है। 1 और 2 पहली बार सेम पेज में होंगे, 2 और 3 पहली बार सेम पेज में होंगे, लेकिन 1 और 3 सेकेंड टाइम सेम पेज में होंगे। तो इसका मतलब तीनों के तीनों, देयरफॉर ऑल थ्री सेम फेज में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बीट टाइम पीरियड कहेंगे, क्यों वो 1 सेकेंड आया फिर। गोपी समझ में आ गया बता जो है। बीट टाइम पीरियड हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे। तो इसका मतलब जो बीट फ्रिक्वेंसी होगी वो फिर 1 हर्ट्ज हो जाएगी। अच्छा, ये तेरे को ना एक चीज और भी याद होगी बेटा जो है, मैं बताता हूँ इसको, तू एक दूसरी चीज से भी कर सकता है। जैसे देख, T12 ये 1 सेकेंड था, ये पहले भी किया हुआ हमने SHM में। T23 ये भी 1 सेकेंड था। और T13 याद आ गया, हाँ 0.1 सेकेंड। तो इनका जो कंबाइंड टी होता था याद आ रहा है, ये SHM में किया था हमने। इनका जो कंबाइंड टी होगा, हाँ हाँ हाँ, इनका जो कंबाइंड टी होगा वो फिर 1 सेकेंड होगा, और वो LCM के इक्वल होगा। और ये हम SHM में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से वहां से भी समझ में आ गया होगा। एक तरीके से वही चीज है, कह लो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख। दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, हाँ? और उनमें बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज दे रखी है, और दो ट्यूनिंग फॉर्क A और B दे रखे हैं। अब इसमें से ए की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज दे रखी है, और आपसे कहता है कि बी को जब थोड़ा सा वैक्स लोड करते हो, स्लाइटली लोडेड विद वैक्स,
तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। तो तुम्हें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालना है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। ए और बी दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं। बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज दे रखी है। ए की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज हर्ट्ज दे रखी थी। और बी में तुमसे कहते हैं कि जब स्लाइटली वैक्स लोड करते हो तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक। तो ओरिजिनल बीट बी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? तो एक बात बता कि तेरे पास ये दो इक्वेशंस होंगी ना। या तो एफ ए माइनस एफ बी, ये 6 होना चाहिए था। या एफ बी माइनस एफ ए, ये 6 होना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इन दोनों में से एक इक्वेशन तुम्हें सेलेक्ट करनी है। ठीक। अब जब आप बी में वैक्स लोड करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ बी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? और तुम इस वाले केस में देख रहे होगे। क्यों? इस वाले केस में देख रहे होगे कि अगर एफ बी डिक्रीज किया, इफ एफ बी डिक्रीजेज, क्यों? हाँ, एफ बी डिक्रीजेज देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। समझ में आ रहा होगा ना। पहले वाले केस में बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने पे बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन सही थी, बस हो गया। क्यों? ये इक्वेशन सही थी तो इसमें यूज कर लोगे। 300 माइनस एफ बी इक्वल टू 6। तो एफ बी की वैल्यू यहाँ पे 294 होगी। समझ में आ गई गोपी बात? ठीक है। कि हमेशा तुम्हें ना दो केस बनते हैं, उसमें से थोड़ा तुम्हें चेक करने के लिए फिर और एग्जाम्पल दिया होता है, और कोई कंडीशन दी होती है। कह लो एक और एग्जाम्पल। ए की फ्रीक्वेंसी 20 से ज्यादा दे रखी है और तुमसे कहता है कि ए को लोडेड विद एक्स, विद वैक्स, सॉरी, स्लाइटली वर्ड यूज नहीं किया, ध्यान रखना। इस टाइम स्लाइटली वर्ड यूज नहीं किया हुआ, ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपसे कहता है एफ बी, बीट फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज, में डिक्रीज, में रिमेन सेम, में बिकम जीरो। बता क्या ऑप्शन होना चाहिए? बता इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए? एक्चुअल में इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ना चारों ऑप्शन सही है बेटा, जो है। इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें, जो है, बताता हूँ क्यों। देख, ए की फ्रीक्वेंसी बी से ज्यादा थी है। जो ज्यादा है मैं उसको ऊपर रख दे रहा हूँ। ये जैसे ये था एफ ए और ये एफ बी था, और इनका जो गैप है ये एफ बी कहलाया। क्यों?
बता सही है ना, ये गैप एफ बी कहलाया। ठीक। अब जब तुमने ए को वैक्स लोड किया तो ए की फ्रीक्वेंसी कम हुई, क्यों? ये बता, ए की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब कम होके वो कहाँ पे गिरेगी, उस पर डिपेंड करेगा ना। ये बता कि अगर कम होके मान ले एफ ए यहां पे आ जाती है, तो बता बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0। अब ध्यान से देखना, अगर कम होके वो ठीक उतना ही नीचे आ जाती है, मान ले सेम गैप पे आ जाती है। हाँ, समझ गए ना, अगर वो सेम गैप पे आ जाती है तो बीट फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। और अगर मान ले वो कम होके यहां पे आ जाती है, बता मान ले एफ ए यहां पे आ जाती है बेटा जो है, तो बता इस केस में क्या होगी, बता जो है, इस केस में गैप क्या हो गया, कम हो गया, क्यों? हाँ, इस केस में गैप कम हो गया तो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और मान ले एफ ए गिर के नीचे यहाँ आ जाती है, ये बता अगर एफ ए गिर के यहाँ पे नीचे आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बस हो जाएगी। या चल इसको दूसरे तरीके से कह देते हैं कि एफ ए मान ले, थोड़ा और समझा देता हूँ, एफ ए मान ले 300 हर्ट्ज था और एफ बी मान ले 295 हर्ट्ज था। अब ये गिर के कहीं भी जा सकता है ना बेटा जो है, ये बता जो है, ये 290 पे भी जा सकता है, ये हो सकता है 292 हर्ट्ज पे भी गिर जाए, और ये 295 हर्ट्ज पे भी आ सकता है, और ये गिर के 280 हर्ट्ज पे भी आ सकता है, क्यों? समझ में आ गया गोपी? नहीं है, गिर कर वो कहीं भी गिर सकता है। तो अगर ये 90 पे गिरता तो कितना रहता बता, पहले कितना था, पहले 5 हर्ट्ज थी ना। ये बता, पहले जो बीट फ्रीक्वेंसी थी वो 5 हर्ट्ज थी, इस वाले केस में 5 हर्ट्ज रहती, इस वाले केस में वो 3 हर्ट्ज उड़ जाती। सही बोला ना? और इस वाले केस में वो 0 हर्ट्ज हो जाती, और इस वाले केस में वो 15 हर्ट्ज हो जाती, क्यों? ये है। तो इसका मतलब सारे केसेस हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बीट और इंटरफ्रेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। बाकी चलो फिर नेक्स्ट टर्न में करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू। ट्यूनिंग फॉर्क का बेटा ना बाद में उसमें बताऊंगा, जब वो ऑर्गन पाइप्स आते हैं ना उसमें आता है बेटा जो है, अभी आएगा वो। ठीक है, चलते हैं, ओके बाय।